हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। जनसंख्या शब्द कहते ही आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा कि जनसंख्या किसे कहते हैं, आखिर जनसंख्या होती क्या है। तो जनसंख्या बेसिकली हम उस टर्म को कहते हैं कि जब किसी देश या फिर किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जो संख्या होती है उसी को हम जनसंख्या कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जितनी संख्या होती है वही हमारी जनसंख्या होती है। जनसंख्या किसी देश या फिर किसी क्षेत्र के लिए एक आधार तत्व की भूमिका निभाती है। यही जनसंख्या इस प्रकार की भूमिका निभाती है कि किसी देश, मान लेते हैं कि किसी देश की जनसंख्या बहुत ही अधिक बढ़ रही है, तो उस देश के लिए यह जनसंख्या एक अपनी योगदान भी निभा सकती है और उस देश को डुबा भी सकती है। यह दोनों टर्म बेसिकली उस स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर देश हमारा जो है, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका किस प्रकार डेवलप हो रहा है। मतलब कि जो जनसंख्या है क्या वह रोजगार है या फिर बेरोजगार घूम रही है, उसके पास स्किल है, उसके पास एजुकेशन की शिक्षा मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है बेहतर तरीके से, उसके पास हर सुविधाएं मौजूद हैं। इस प्रकार की जो जनसंख्या है वह मानव को कौशल बनाएगी, मानव कौशल युक्त होगा। अगर मानव कौशल युक्त होगा, उस देश का जो मानव है, जो मनुष्य है, जो संख्या है उस देश की अगर कौशल युक्त होगी तो वह जनसंख्या उस देश के लिए बेहतर साबित होगी। तो यानी कि जो मानव एक स्वयं संसाधन है, इस प्रकार वह संसाधन बनकर अपने देश की जो अर्थव्यवस्था, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार वह जो उस देश की जनसंख्या अच्छी मानी जाएगी। लेकिन वही अगर देश का जो वहाँ का जो मानव है वह संसाधन के रूप में नहीं है, वह बेहतर उसके पास कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास अच्छी मात्रा में वह एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो यह सब उसके पास सुविधाएं ना होने के कारण वहाँ की जो जनसंख्या है वह बेरोज़गार घूम रही है। तो वहाँ दूसरे पे, ये जो एक लोग हैं वह दूसरे पे निर्भर हैं। इस कारण वहाँ की जनसंख्या क्या भारी मानी जाएगी, बोझ समान मानी जाएगी। इस कारण उस देश की जो विकास है वह पीछे की तरफ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर हम जनसंख्या शब्द से परिचित हो गए तो यहाँ से हमें 3 प्रश्न उठते हैं कि किसी देश की जनसंख्या का आकार क्या है। अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो किसी देश का अगर हम देख रहे हैं, वहाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सर्वप्रथम वहाँ पे 3 प्रमुख प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में कि पहले देखते हैं कि जनसंख्या का आकार क्या है, उनका वितरण किस प्रकार है। मान लेते हैं जैसे कि हम भारत देखते हैं कि भारत का मैप कुछ इस प्रकार है और देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था अच्छे से कि थार, मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से हमने बात की थी। अगर हम मानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वहाँ के उत्तरी भागों यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पे लोग कितने लोग निवास करते हैं, वहीं बात करते हैं हमारे यूपी बिहार के जो मैदानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या है, वितरण है, अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। वहीं इसकी अगर हम तुलना करते हैं थार मरुस्थल यानी कि रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे लोगों का निवास कम होता है। यानी कि यह वितरण किस प्रकार यहाँ पे किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, इनका जनसंख्या किस पे निर्भर कर रही है, इनका वितरण क्या है, आकार क्या है, इन सब के बारे में हमें हमारे दिमाग में ऐसा प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में यह उठता है कि मान लीजिए कि जो जनसंख्या वृद्धि किस पे निर्भर करती है, कब जनसंख्या बढ़ती है और कब जनसंख्या घटती है, यानी कि इसका समय, जो जनसंख्या परिवर्तन है कि जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कैसी है, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, यह सब हम इनमें बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भारत ये ब्रिटिशों का गुलाम था
अपनी बेसिक मानसिकता से जूझ रहा था, तो वहाँ पे उस समय जो हमारी जनसंख्या थी, ब्रिटिशों का हमारे ऊपर दबाव था, हम गुलाम थे ब्रिटिशों का, अंग्रेज़ों का। तो उस समय हम भूखों से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। लोगों की वहाँ की उस समय की अगर हम समस्या देखें, लोग गरीब थे, उनके पास खाने बेहतर पूरा भोजन के लिए उनके पास खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। यानी कि उस समय लोगों की जनसंख्या भी कम थी। लेकिन जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ और आने वाले समय में यानी कि 1966 और 1967 की बात करते हैं, तो हरित क्रांति आई हमारे भारत देश में और बेहतर मात्रा में उत्पादन बढ़ा, जिस कारण लोगों का पेट भरता गया और धीरे धीरे वहाँ से हमारी जो जनसंख्या है उनमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिली। यानी कि अब ये किस चीज़ पे निर्भर सब कर रहा है, तो यह सब इसमें हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का गुण क्या है, उनकी विशेषता क्या है। अगर किसी देश में लोग रह रहे हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो स्त्रियों की संख्या क्या है, यानी कि लिंगानुपात क्या है वहाँ पे। अगर वहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी देश में लोग साक्षर हैं, उनकी साक्षर स्तर क्या है, जो यानी कि लोग पढ़े लिखे हैं उनकी यहाँ पे साक्षरता स्तर क्या है। वहाँ की जनसंख्या व्यवसाय कर रही है, वहाँ पे जनसंख्या जो है कि क्या वह रोज़गार उनको प्राप्त है, ये सब को टर्म को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने भारत की किस प्रकार उनका आकार था, किस प्रकार धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया, इन सब के बारे में हम देखते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए कि जैसे कि भारत की जो जनसंख्या एवं आकार के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्च 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी वह लगभग 12 लाख थी, जो कि विश्व की जनसंख्या का 70.5% थी। यानी कि जब हम 2011 के हिसाब से देखते हैं तो हमारे भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 12 लाख थी और विश्व से अगर हम तुलना करते हैं 17.5% थी। और यह धीरे धीरे इनमें यानी कि जो 12 लाख है इनको 12.1 करोड़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे हमने 12 लाख बोला था, यह 12 लाख नहीं है, 12,106 लाख थे और इसी को हम बोल सकते हैं 12.1 करोड़। तो यह 12.1 करोड़ जो लोग हैं यह भारत के लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में इनका निवास है। यानी कि इसी इतने ही क्षेत्र में यानी कि 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का जो एरिया है इसका इतना विस्तार है। और अगर हम विश्व से तुलना करते हैं कि मान लेते हैं यह विश्व की पूरी यह दुनिया है इस प्रकार से है और हमारे भारत का स्थान कितना है, तो यह केवल 2.4% ही है। और इसी इतने ही क्षेत्र में यानी कि हम इतने ही क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ लोग निवास करते हैं और असमान रूप से वितरित है। कहीं पे अधिक मात्रा में लोग निवास कर रहे हैं तो कहीं पे कम मात्रा में लोग निवास कर रहे हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था वह उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश था भी और आज भी है। यहाँ की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। यहाँ की जनसंख्या अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1990 लाख है जनसंख्या। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। हम 2011 की जनगणना को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यह जो जनगणना होती है यह प्रत्येक 10 सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जनगणना होती क्या है। तो जनगणना बेसिकली किसी निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना होती है, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा गणना की जाती है जनसंख्या की और इसी को हम जनगणना कहते हैं। भारत में जो जनगणना हुई थी सबसे पहले वह 1872 में हुई थी, लेकिन यह पूर्ण नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1881 में सबसे पहली बार जनगणना होती है और यह जनगणना जो हुई वह संपूर्ण जनगणना हुई, यानी कि पूरा जनगणना किया गया।
और ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष होती है। और जो अभी हमारे जो समय हमने देख रहे हैं कि जो 2011 की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी हमारे जो समय है हम 2024 में चल रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं 2011 की। ऐसा क्यों? लेकिन हम आपको बता दें कि 2011 में जनगणना जब हुई थी हमारी, उसके बाद यह जनगणना 2021 में होने वाली थी। लेकिन यह समय 2020 से 2000 यहाँ पे 21 भी गया, 22 भी गया। कब गया? क्योंकि उस समय हमारा कोविड चल रहा था, कोरोना का समय चल रहा था, जिस कारण यह जनगणना नहीं हो पाई। और अभी जब जनगणना आएगी तो उसके बाद उसके आधार पे हम डाटा को देखेंगे। लेकिन जब तक जनगणना नहीं हुई है, इन्हीं के आधार पे, यानी कि 2011 की जनगणना के आधार पे हम सभी तथ्यों को देखेंगे। इन्हीं के आधार पे सभी तथ्यों की बात की जाती है, जब तक आगे आने वाली जनगणना नहीं हो जाती है। तो इस कारण उस समय यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य था वह उत्तर प्रदेश ही था। उत्तर प्रदेश, अगर हम देश की कुल जनसंख्या की बात करते हैं, कुल जनसंख्या देश की लगभग 12.1 करोड़ थी। और इतने की अगर हम तुलना करें उत्तर प्रदेश से केवल, तो यह कुल देश की जनसंख्या का 16% अकेला ही था। 16% अकेला ही था। कौन? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे कि सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है, ठीक है। और हमारी यूपी की 1990 लाख है। वहीं सिक्किम की 6 लाख है केवल। और लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। यानी कि आप देखिए कि इनमें जो हमने सभी को बताया कि यहाँ की जनसंख्या इतनी है, यहाँ की जनसंख्या इतनी है, यानी कि यूपी का सबसे ज़्यादा, सिक्किम का उससे कम और लक्षद्वीप उससे भी कम। इनमें आबादी का असमान वितरण क्यों है? तो यह आपको कारण ढूंढना होगा क्यों है। और अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप बता सकते हैं कि इनमें इतना वितरण, यानी कि इनमें इतना अंतर क्यों है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के केवल 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं, कौन कौन से? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें टोटल आबादी, यानी कि भारत की जितनी आबादी है, केवल 5 राज्य इतने मिला के आधे से अधिक जो जनसंख्या भारत की इससे डिसाइड हो जाती है। यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है यही 5 राज्य हैं। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हमारा जो है सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5 है। 5.5 है। वहीं पे जो यूपी की है वह 16% है। इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है, तो यह आप बता सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पे भारत की जनसंख्या वितरण क्या है। जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व के आधार पे भारत में जनसंख्या वितरण क्या है। यहाँ पे एक टर्म आया जनसंख्या घनत्व, यानी कि यह घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व बेसिकली एक ऐसा टर्म है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या है, वही हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस टर्म को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो नई जनगणना नहीं हुई है, इस कारण ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके आधार पे आप इसको नोट डाउन करते चलिए। अगर इसके बाद हम देखते हैं अगर कि राज्य की
अगर राज्य की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी या फिर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह कौन सा है, तो बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व हम देखते हैं, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वह सबसे अधिक हम बिहार की देखते हैं। कितने लोग हैं, तो लगभग 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर लोगों का निवास है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, केवल 17 लोग हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में केवल 17 लोगों का निवास है, डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद जनसंख्या घनत्व में यह असमान वितरण, इससे हम देख सकते हैं। अगर हम यहीं पे यूपी की बात करें, जो कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वह क्या, ये बिहार जो है, बिहार यूपी को भी छोड़ देता है, पीछे छोड़ देता है। यूपी की बात करते हैं तो 829 व्यक्ति 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों का निवास है। तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जो जनसंख्या घनत्व है वह भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात करके बताइए। आप यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं कि कौन से, यहाँ पे जो बांग्लादेश है और जापान की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितनी है। यहाँ पे देखिए, जो भारत की जो जनसंख्या, जो जनगणना की गई है 2011 की, इसके आधार पे यहाँ पे दर्शाया गया है कि सबसे, अगर हम बात कर लेते हैं, यह भारत है और भारत की जो जनसंख्या है लगभग 12.1 करोड़ थी। और यहाँ पे और राज्य की बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे जो यूपी है, और यूपी लगभग 16% है, महाराष्ट्र 9% है, बिहार यहाँ पे भी 9% है, पश्चिम बंगाल 8% है, और इसी प्रकार अन्य राज्य हैं। हमने यह सब जनसंख्या घनत्व ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वह 12.1 करोड़ थी, और यह जनसंख्या अब निरंतर बढ़ रही है। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 145 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई है। वर्तमान में 145 करोड़, यह अभी भी निरंतर बढ़ रही है, जो कि हमारा जो चीन था सबसे बड़ी आबादी वाला देश था, परंतु जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी तो वह चीन को भी पीछे कर चुकी है, और चीन की जनसंख्या अब धीरे धीरे घट रही है। लेकिन वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, और ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे मैप दर्शाया गया है, ठीक है। अब मैप में आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है कुछ इस प्रकार से, देखिए कि जो ग्रीन वाला है वहाँ पे आबादी 250 से कम है, थोड़ा उससे जो लाइट कलर का है वहाँ से 251 से 500 लोग निवास करते हैं, 501, पीला वाला जो है 501 से 750 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। उसके बाद जो रेड वाला है यहाँ पे 1001 से अधिक निवास करते हैं। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी निर्भर करे उसके हिसाब से बताया गया है। यानी कि सबसे अधिक हमने अभी बताया कि किसका जनसंख्या घनत्व अधिक था, तो बिहार का था, ठीक है, बिहार का था। वहीं पे देख लीजिए पश्चिम बंगाल, इसकी भी जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद केरल और तमिलनाडु का हम देख सकते हैं, ऑरेंज कलर का दिखाया है। उसके बाद आगे हम पीला कलर वाला देख सकते हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व अधिक है। बाकी आगे देखते हैं हम। आप इस प्रकार देखेंगे कि जो भारत की जनसंख्या घनत्व है, यानी कि जो जनसंख्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संख्या में निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायुवी अवस्थाएं इन क्षेत्रों के विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी भूमिका निभाती हैं कि कहाँ पे कितने लोगों का निवास है। पहाड़ी क्षेत्र कटे छटे जो एरिया होते हैं, पथरीले भूभाग होते हैं, मध्यम यानी कि मध्यम से कम वर्षा जहाँ पे होती है, छिछली एवं कम उपजाऊ अगर मिट्टी होती है, तो इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व
क्या है, उसको प्रभावित करती है। यानी कि जहाँ पे रहने योग्य जो जलवायु हमारे प्रतिकूल अगर हो जाती हैं तो वहाँ पे लोगों को जो जीवन है वहाँ पे अच्छी मात्रा में वहाँ पे लोग नहीं निवास करते हैं। मतलब कि वहाँ के जो दशाएं हैं वह उनके जीवन के लिए प्रतिकूल है। इस कारण वहाँ पे आबादी कम पाई जाती है और इस कारण वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी कम हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तरी मैदानी वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पे समतल एरिया है, मैदान है, ठीक है, समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी की प्राप्ति हो जाती है और बाकी पर्याप्त मात्रा में उनको जल प्राप्ति हो जाती है। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में लोगों का जो निवास है वह अच्छा मात्रा में पाया जाता है और इस कारण यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत का जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, कैसे जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है और जनसंख्या में कमी कैसे आती है, इसको हमें देखना है। जनसंख्या बेसिकली परिवर्तनशील प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ती भी है, घटती भी है और इनमें वृद्धि और निरंतर घटने की प्रक्रिया किन पर निर्भर करती है, तो जन्म, यानी कि वहाँ के लोगों में कितना जन्म हो रहा है, कितने बच्चों की जन्म हो रही है, कितने लोगों का मृत्यु हो रहा है, कितने लोगों का प्रवास हो रहा है, यानी कि एक स्थान से, यानी कि एक देश से कितने लोग उस दूसरे देश में जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे देश से कितने लोग भारत में आ रहे हैं। तो इन पे आधारित होता है, यानी कि इन पर डिपेंड करता है कि उस देश की, यानी कि भारत देश की जनसंख्या कितनी होगी। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो किसी विशेष समय के अंतराल पे, यानी कि 10 वर्ष इसलिए हम मानेंगे क्योंकि हमारे यहाँ 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना होती है। इसके आधार पे अगर हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का आशय क्या होता है या फिर मतलब क्या होता है, तो किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर किसी देश या फिर राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, यही दर्शाता है जनसंख्या वृद्धि। अगर इन 10 वर्षों में जन्म लेने वालों की संख्या अधिक हो, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो और मरने वाले की संख्या कम हो, तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की स्थिति बन जाती है। और प्रत्येक वर्ष या फिर एक दशक में बढ़ी जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। अगर पहले की जनसंख्या हम बात करते हैं, जैसे कि 2001 की जनसंख्या जो है और बाद वाली जो जनसंख्या है, यानी कि जो 2011 की जनसंख्या है, उससे, यानी कि 2011 की जो जनसंख्या है उससे 2001 की जनसंख्या को अगर हम घटा देते हैं तो यह जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसको हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि का दूसरा दर जो होती है, जनसंख्या वृद्धि का जो दर होता है, दूसरा प्रमुख पहलू होता है जिसका अध्ययन हम प्रति वर्ष करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को जो हमें जो जनसंख्या की प्राप्ति होती है उसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। और यह प्रत्येक वर्ष में हो रही है, यानी कि ये जो जनसंख्या है प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हो रही है। इसको हम इसलिए कहते हैं वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि प्रतिवर्ष होने वाली जनसंख्या वृद्धि को वार्षिक वृद्धि दर भी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जब भारत की आबादी 1951 में, यानी कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और धीरे धीरे जब 1951 का समय आता है तो वहाँ पे जो जनसंख्या बढ़कर लगभग 3610 लाख जनसंख्या हो जाती है। और धीरे धीरे जब 2011 के समय पर हम आते हैं तो यही हमारी जो जनसंख्या है वह 12,100 लाख जनसंख्या हो जाती है, यानी कि 12,000 लाख जो जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है। यानी कि निरंतर परिवर्तन का ही यह परिणाम है कि आज हमारी जनसंख्या इतनी है। 2011 में तो 12,000 लाख थी, लेकिन जो 2024 की बात करते हैं तो यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारे देश की जो जनसंख्या है वह 145 करोड़ हो गई है। तो यह यहाँ पे डाटा दिया गया है किस प्रकार हमारी जो जनगणना जो हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। और यहाँ पे 2011 तक की जनसंख्या को बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं।
वहीं बताया है कि 1951 से लेकर 1981 तक आते आते जो जनगणना जो जनसंख्या है, वार्षिक जो वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है कौन? ये जो डाटा है यह बताता है कि हमारे देश में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती गई। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, तो आप इसको देखें। 1951 में लगभग यह 3600 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई। किसकी? हमारे भारत देश की जनसंख्या। किंतु अगर 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि उस समय यानी कि 1981 के दौरान जो हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और जनसंख्या निरंतर बढ़ते दर को देखते हुए हमारे देश की जो भारत सरकार थी वह क्या की कि भारत देश की जनसंख्या को कम करने के लिए नसबंदी जैसे प्रावधानों यानी कि नियमों को लेकर आई, जिस कारण हमारे देश की जो जनसंख्या है वह धीरे धीरे इसमें देखने को मिला कि कमी आने लगी। इस दौरान जन्म दर में भी तेज़ी से कमी आई और फिर उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन इतना तो जनसंख्या कमी आई, लेकिन फिर भी ये 1990 में कुल जनसंख्या की लगभग 1820 लाख जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, बोल रहा है कि वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को यह प्रदर्शित करता है। यह डाटा कौन सा डाटा? बोल रहा है कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन सकता है। यानी कि जो कल्पना की गई थी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश 2045 तक बनेगा, वह हमने 2023 में ही अचीव कर लिया। इतनी बड़ी हमारी जो क्षमता है ना, कि 2023 तक ही हमारी जो आबादी है वह 142.86 करोड़ हो गई, और वहीं जो चाइना की आबादी है 142.57 करोड़ थी। यानी कि हम जो चीन है उसको पीछे छोड़ के सबसे बड़ी आबादी वाला देश 2023 में ही बन गए। और इतना ही नहीं, बस 2023 ख़त्म होते होते 2024 जब लास्ट समय आया तो यहाँ तक हमारी जो जनसंख्या है इतने ही मतलब कि एक साल के अंतराल पे जो हमारी 142.16 करोड़ हमारी जो जनसंख्या थी वर्तमान में यानी कि 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ये 145 करोड़ हो गई। यानी कि 3 करोड़ और इसमें वृद्धि हो गई केवल एक साल में। और जो चाइना की जो जनसंख्या है वह निरंतर अब पीछे घट रही है। यानी कि इस प्रकार हम जो विश्व की आबादी टोटल अगर हम आबादी देखते हैं तो लगभग 8 बिलियन है। वहीं अगर हम भारत की तुलना करते हैं, विश्व से तुलना करते हैं भारत की, तो लगभग 1 बिलियन से प्लस यानी कि अधिक हमारे भारत देश की अकेले इतनी जनसंख्या है। अब इन जनसंख्या में वृद्धि या फिर परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि किस प्रकार इनमें परिवर्तन या वृद्धि होती है, यह हमें जानना आवश्यक है। यानी कि जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रक्रिया हो सकती हैं। पहला तो जन्म दर है, दूसरा मृत्यु दर है और तीसरा प्रवास है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच के अगर अंतर को हम देखते हैं उसको हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब जन्म दर क्या होता है यह हमें जानना आवश्यक है। तो जन्म दर बेसिकली वह चीज़ होती है, यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ उसे हम जन्म दर कहते हैं। यानी कि 1000 अगर हम मान लेते हैं किसी देश में 1000 बच्चों का जन्म होता है, उनमें कितने बच्चे जीवित रह गए, वही जन्म दर है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं मृत्यु दर, यह क्या होता है? तो बेसिकली मृत्यु दर वह होता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या क्या है। अगर 1000 बच्चों की जन्म होती है तो उनमें कितने बच्चे जीवित रह गए और कितने बच्चे मर गए, यानी कि इतने 1000 में कितने बच्चे मर गए यानी कि मृत्यु हो गए, वह हमारी मृत्यु दर कहलाती है। और यह मृत्यु दर आप देखेंगे कि 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी धीरे धीरे गिरावट आने लगी। तो यही कारण था कि हमारी जनसंख्या वृद्धि में और जनसंख्या कमी में आने का। और तीसरा एक अन्य घटक निभाता है अपनी भूमिका, वह है प्रवास। अब ये प्रवास क्या होता है? तो प्रवास बेसिकली वह चीज़ है, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को ही प्रवास कहते हैं। यह जो प्रवास हो रहा है यह दो तरह से होता है। एक तो हम अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें कि यानी कि हम अपने भारत देश से किसी दूसरे देश जा रहे हैं, तो वह भी प्रवासी कहा जाएगा। यानी कि जो प्रवास है उसके दो टर्म हैं। पहला तो है आंतरिक प्रवास, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे कि अगर हम भारत में ही निवास कर रहे हैं, भारत के यूपी वाले राज्य में निवास कर रहे हैं, तो यूपी से अगर हम बिहार जाते हैं तो यह हमारा आंतरिक यानी कि देश के भीतर ही प्रवास कहा जाएगा। अगर हम भारत में निवास करते हैं, भारत से अमेरिका जाते हैं, तो यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाएगा। तो यह भी भूमिका निभाता है जनसंख्या वृद्धि में। लेकिन अगर हम आंतरिक प्रवास की बात करते हैं तो यह राज्य की आबादी में वृद्धि कर सकता है, परंतु यह हमारे जो देश की जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। यह कैसे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, हम यूपी से बिहार जा रहे हैं तो यूपी में जनसंख्या कम हुई। जैसे कि 5 लोग यूपी से 5 लोग बिहार में जाके रहने लग रहे हैं, तो 5 लोग यूपी में कम हो गए और 5 लोग बिहार में अधिक हो गए। लेकिन अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें तो 5 लोग भारत में ही तो रह रहे हैं, तो इस कारण इनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे भारत देश की आबादी पर। लेकिन भारत से वह अमेरिका जा रहा है, कोई 5 लोग भारत से अमेरिका जा रहे हैं, यानी कि 5 लोग भारत में कम हुए और 5 लोग जाके अमेरिका में बस गए, तो वहाँ पे अमेरिका में 5 लोगों की वृद्धि हो गई। तो इस कारण यहाँ पे वृद्धि की यह एक अधिक भूमिका निभाता है प्रवास। ठीक है, अब इतना समझ में आया होगा। अब आप देखे होंगे कि भारत में अधिकतर जो प्रवास होता है, प्रवास की स्थिति तब बनती है यानी कि ग्रामीण से यानी गांव से लोग शहर की तरफ प्रवास करते हैं। ठीक है, यानी कि यह क्या करता है, अपकर्षण यानी कि पुष्ट का कारक प्रभावित करता है। और ये गरीब क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। नगर जो है अभिकर्षण यानी कि आकर्षण यानी कि पुल का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि शहरों में आप देखेंगे कि शहरों में रोजगार की सुविधाएं अच्छी हैं, सुरक्षा की सुविधाएं अच्छी हैं, लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जो वहाँ पे अवसरचनाएँ हैं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, शिक्षा बेहतर है। तो यह क्या करती है, हमें आकर्षित करती हैं, यानी कि गांव के लोगों को आकर्षित करती हैं, अभिकर्षण करती हैं, पुल करती हैं। तो यही क्या प्रवाह है, 2 फैक्टर निर्भर करते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। लेकिन जो नगर वाला है वह पुल का काम करता है, पुल इफेक्ट का काम करता है। जो गांव वाला होता है वह पुश का फैक्टर का जो यहाँ पे प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस आधार पे लोग जो गांव से नगर की तरफ विस्थापित होते हैं। आज के समय में भारत की एक सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग जो गांव से उठकर वह कहाँ पे नगरों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अधिक मात्रा में। और इस पॉइंट को इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। यह समस्या भारत के लिए इस समय में एक बड़ी समस्या बन गई है। अब उसके बाद देखते हैं कि भारत जो जनसंख्या है परिवर्तन का एक प्रमुख घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही नहीं प्रभावित करते हैं बल्कि उम्र, लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करते हैं। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या नियमित रूप से वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है कि यह लिंग के दृष्टिकोण से भी परिवर्तित होते हैं। किस प्रकार? जैसे कि मान लीजिए हम गांव में निवास करते हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से अगर पुरुष लोग रोजगार के लिए यानी कि अपने इनकम के लिए वह शहर में जाते हैं तो गांव में पुरुषों की संख्या कम हो गई और शहरों में जब निवास करने जा रहे हैं जिस शहर में वहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक हो गई है। यानी कि जो जिस ग्रामीण से वह उठ के
शहरों की तरफ जाते हैं वहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक होगी और महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक हो गई, और जो पुरुषों की संख्या कम, महिलाओं की जो संख्या है अधिक हो गई। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे जो लिंग है वहाँ पे इस प्रकार वहाँ पे लोगों की जो संरचनाएं हैं उनको परिवर्तित कर रहा है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है किशोर जनसंख्या। अब यह क्या होता है, तो भारत की जो जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इनकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर किसको हम कहते हैं, जो कि प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग वाले जो होते हैं, इसको हम किशोर जनसंख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन होते हैं, जो कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी देश की जो आबादी, किशोर जनसंख्या आबादी बहुत अधिक है, तो उस देश को हम एक बेहतर देश बना सकते हैं, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था को, उस देश की अर्थव्यवस्था को आगे तक हम पहुंचा सकते हैं इन्हीं कारकों के द्वारा, जो कि भारत के लिए एक स्वर्णिम समय है इस समय। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या युवा आबादी वाली जनसंख्या कही जा रही है, क्योंकि भारत देश में 37 करोड़ युवा आबादी है। और वहीं अगर हम तुलना करते हैं चीन और जापान से, तो चीन और जापान की जो युवा आबादी है वह अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। इस कारण चीन और जापान के लोग परेशान हैं इससे लेके। वहीं भारत के लिए एक स्वर्णिम कदम हो सकता है, यह अपने देश को 2047 तक अच्छे से, मतलब कि इनकी सहायता से विकसित कर सकती है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है, जो कि भारत टारगेट लेकर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लागू करके कई वर्षों के लिए नियोजित प्रयासों का यह परिणाम थी। ठीक है, और इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति 2000 की थी, वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, जो शिशु मृत्यु दर जो है उसको प्रति 1000 में 30 से कम करने तथा व्यापक स्तर में टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने तथा लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित इसमें किया गया था। वर्तमान पहले की अगर हम समय पे देखें तो बाल विवाह होता था, और इससे विभिन्न प्रकार की हमें बीमारियां, और यहाँ पे देखते हैं कि जो लड़कियां होती थी वह उनकी मृत्यु हो जाती थी प्रसव काल में। क्यों? क्योंकि उनमें वह जो विकसित, वहाँ पे जो शारीरिक विकसित नहीं है, जो शारीरिक है अंग है विकसित नहीं है, उनकी सोच डेवलप नहीं है, उस प्रकार की उन्हें शिक्षा नहीं दी गई है, जिस कारण उन्हें आगे चल के सामना करना पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि उनका बाल विवाह हुआ है, उनके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है और छोटे पे ही उनकी शादी कर दी जा रही है, तो आगे आने वाले में उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ जाता था। इन सब समस्या को देखते हुए सरकार ने उनके जो एज है, शादी करने की एज है, उनको बढ़ाकर 18 साल कर दी गई, और जो लड़कों की जो उम्र है वह 21 साल कर दी गई। लेकिन अभी भी हमारे देश में जो लड़कियों की शादी करने की उम्र है, इसको भी बढ़ाने के लिए अभी सरकार प्रयास कर रही है, वह 18 से 21 करने की प्रयास कर रही है। सरकार ये विभिन्न पक्षों को देखते हुए ये 21 करने की बात कर रही है, क्योंकि इस समय 18 साल क्या है कि बच्चा जो है, यानी कि जो बच्चियां हैं वह 18 साल यानी कि 12 पास करते करते ही उनकी जो एज है 18 साल हो जाती है, यानी कि आगे जो उनकी शिक्षाएं हैं, आगे की जो शिक्षाएं हैं वह भी रुक जाती हैं। क्योंकि लोग बच्चियों की शादी कर देते हैं, तो आगे आने वाली जो पढ़ाई है 12 के बाद वो बीए करेंगे, बीएससी करेंगी, बीकॉम करेंगी, ये सब शिक्षाएं क्या है रुक जाती हैं।
ठीक है। तो यानी कि विभिन्न प्रकार की जो शिक्षाएं तो रुक रही हैं और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं झेलना पड़ जाता है बच्चियों को। इस कारण इन सब तथ्यों को देखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है और 21 एज करने की बात अभी चल रही है, जो कि आगे हो सकता है कि आगे यह बढ़ सकता है। अभी यह संसद में ऐसी बात चलती है। ठीक है। तो बाकी इसको आप अपने नोट्स अपने जो मेंस वाले जो आंसर है उसमें नोट कर सकते हैं और बाकी आप ऐसे में ऐसे शब्दों को यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नंबर अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है हमारा अभ्यास वाला क्वेश्चन, जो कि हम देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि का नंबर बोल रहा है कि प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, दूसरा बोल रहा है आगमन वाले क्षेत्र में, तीसरा बोल रहा है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका एक परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो उच्च जो जन्म दर है यही इसका परिणाम होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, यानी कि परिणाम को दर्शाता है। तो प्रत्येक वर्ष लोगों की जो जनसंख्या में वृद्धि होती है दर्शाता है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम एक साक्षर व्यक्ति की बात करते हैं तो यानी कि हमारे भारत देश में, ठीक है, हमारे भारत देश में साक्षर उसको माना जाता है जो 7 वर्ष, जिनकी उम्र 7 वर्ष हो और वह क्या किसी भाषा को पढ़ सकें और लिख सकें, उसको साक्षर मान लिया जाता है। ऐसे हमारे भारत देश की साक्षरता स्थिति है, यानी कि पढ़ा लिखा उसे माना जा सकता है, यानी कि जो जिसकी उम्र 7 वर्ष है वह पढ़ लिख सके, किसी भाषा को पढ़ सके, समझ सकते या फिर अपना नाम लिख सके, तो वह साक्षर हो गया। इस कारण हमारे देश में थोड़ा एजुकेशन पे फोकस करना होगा, तभी हमारा देश आने वाले समय में विकसित भारत, एक अच्छा विकसित भारत बनेगा, ना कि केवल नाम का विकसित भारत बनेगा। इस कारण हमें अपनी शिक्षा पे अधिक फोकस देना होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा कि जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वह किसी भी भाषा को समझ सकता हो, पढ़ सकता हो, लिख सकता है, तो उसको हम साक्षर व्यक्ति कह सकते हैं। बाकी नीचे दिया है क्वेश्चन पूछा, संक्षेप में इसका आंसर बताना है, तो इसको आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आने वाले नेक्स्ट वीडियो तक तभी आपके पास नोटिफिकेशन जा सकेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।